नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हमारा है सामाजिक भेदभाव के बारे में ना। किसके बारे में? उससे पहले मैं बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल सेंटर झारखंड। जो भी हमारे इस चैनल पे नए स्टूडेंट होंगे वो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी भाई बहन नए होंगे, जो भी साथी नए होंगे और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी साथी उनके दोस्त लोग जो भी शेयर नहीं किए होंगे वो उनके पास शेयर कर देंगे, उन लोग भी देख लेंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि पढ़ने के समय आप लोग मशगूल हो जाते हैं, आप लोगों को याद नहीं रहता है कि लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। तो आप लोग पहले शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। चलिए साथियों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को सामाजिक भेदभाव के बारे में ना। उसमें हमारा पहला टॉपिक था लड़का एवं लड़की के बीच अंतर, दूसरा टॉपिक था जातीय भेदभाव और तीसरा टॉपिक था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किस तरह का भेदभाव किया गया था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, ये हमारा थंबनेल था, आप लोग इसे देख सकते हैं वीडियो जा करके ना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक, नहीं तो ऊपर मैं दे दूंगा मैं लिंक, आप वहां से देख सकते हैं इसे। ठीक है, जो भी साथी इस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे, ताकि आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कल का क्लास से आज का क्लास रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का क्लास एक पहले मोटिवेशन से। क्या है आज का मोटिवेशन? यू कैन विन इफ यू वांट। क्या है? यू कैन विन इफ यू वांट, यानी अगर आप चाहते हो तो आप जीत सकते हो ना। अगर आप चाह लिए कि मुझे ये करना है तो आप वो चीज कर सकते हो, आप जीत सकते हो ना। जैसे आप कोई भी काम करने के लिए चाहते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ चाहने से ही नहीं होगा साथियों, क्योंकि उसे करने में जो एफर्ट लगता है, जो एनर्जी लगता है, उसे भी करना ही पड़ता है, बिना किए कुछ मिलता नहीं है ना। उसी तरह से अगर आप कुछ चाहते हो, जैसे एक ओम शांति ओम का एक मूवी है, उसका डायलॉग बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और बहुत फेमस भी है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहो तो किसी भी चीज़ को, किसी को भी दिल से चाहो, पूरे शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपकी मदद करेगी, सहायता करेगी। उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है पढ़ाई करके, एक अच्छा ऑफिसर बनना है, एक अच्छा नौकरी करना है, एक जॉब करना है, तो आप उसे कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। लेकिन उसको करने में जो एफर्ट लगेगा उसे तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बिना बिना मेहनत का तो कुछ हो नहीं सकता है। बिना आप प्रयास किए आपका कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ चाहने से नहीं होगा, उसे करना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का क्लास में हम लोगों को ईरा सिंघल के बारे में जानने को अवसर मिलेगा, मौका मिला है। ठीक है, ईरा सिंघल कौन थे, ईरा सिंघल अभी क्या है, ये चीज सारा चीज हम लोगों को जानना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समानता के लिए आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? समानता के लिए आंदोलन। उसके आगे हम लोगों को टॉपिक है इस तरह से, समानता के लिए आंदोलन कौन कौन समानता के लिए जो है सो आंदोलन किए, कौन कौन से, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, राजा राम मोहन राय, ये सब जो है सो समानता के लिए आंदोलन किए, किस तरह से क्या किए, सारा चीज हम लोग जानेंगे। उसके बाद आगे हम लोगों को कुछ प्रावधान के बारे में जानना है, जो भेदभाव के रूप में जो देखे जाते हैं, उस तरह का जो प्रावधान पारित किया गया है कि ये चीज सही है या गलत है, ये सारा चीज हम लोगों को जानना है। जैसे छुआछूत ना, ये सारा छुआछूत अपराध है क्या है, इसे कानूनी तरह से खत्म किया गया है कि नहीं किया गया है, इस तरह का आज हम लोग सारा टॉपिक डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने कुछ याद रखने योग्य बातें, जैसे कि वर्ड मीनिंग कुछ लेकर के आया हूँ इसी बुक का जो है सो, आप लोग उसे याद रख सकते हैं। याद रखने के बाद आप लोगों को पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी इस क्लास को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में तो पीडीएफ नहीं ला पाया हूँ, हिंदी में ही है। बट इसमें जो है सो ये वर्ड मीनिंग दिया है, ये आपको सहायता करेगा पढ़ने में ना। और कहीं भी दिक्कत हो इंग्लिश मीडियम वालों को भी, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे क्या ऐसे
किस तरह से होगा आप मुझे समझा दे तो मैं फिर अगले क्लास में उसे बता दूंगा, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लाया है जो कि इस बुक से है, इंपॉर्टेंट है सारा, इस बुक में है वो चीज़, ये सारा क्वेश्चंस है, इसे हम लोग आज पढ़ेंगे, अभी सारा चीज़ देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो साथियों, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पहले ईरा सिंघल के बारे में, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जानेंगे ईरा सिंघल के बारे में, भी मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, आज भी मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समानता के लिए आंदोलन, किस तरह का आंदोलन किया गया था एक समान सबको बनाने के लिए ना। तो ईरा सिंघल जो है साथियों 2014 की यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले एक अधिकारी हैं। अब आप लोगों का मन में आएगा यूपीएससी क्या होता है ना। यूपीएससी अगर ये एक अधिकारी बने तो यूपीएससी क्या है, ये चीज हमें पहले जानकारी होना चाहिए। तो चलिए मैं सबको बता दूं कि यूपीएससी एक सिविल सेवा परीक्षा है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम इसे माना जाता है। टफ है नहीं, अगर चाहा जाए, मैंने बोला ना कि आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया आपको उसे मिलाने में मदद करेगी। आप खुद से अगर एनर्जेटिक हो, आप उसे पाना चाहते हो तो। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म है सर्विस कमीशन, ठीक है। ये यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है ना। और यूपीएससी के द्वारा जो है साथियों, मैं वो भी बता दूं कि यूपीएससी से क्या क्या आदमी बन सकता है, क्या कौन कौन से अधिकारी बन सकते हैं। यूपीएससी से आईएएस बना जाता है, आईएएस बन सकते हैं, ठीक है। क्या बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं ना। 1 सेकेंड, यूपीएससी ना, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, इस तरह के ईटीसी और बहुत सारे इसमें पद हैं। बहुत सारे जो है सो ऑफिसर्स बनने का इसमें मौका है। आप लोग चाहे तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, इसे ग्रेजुएशन के बाद आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन यानी कि जब आप लोग बीएससी बीए या बीकॉम कोई भी डिग्री ले करके उसके बाद ही आप इसे एग्जाम दे सकते हैं इसका, ठीक है, यूपीएससी का, अगर अधिकारी बनना है तो। चलिए, तो मैंने यूपीएससी के बारे में बताया आप लोगों को साथियों कि क्या है यूपीएससी, किस तरह से, क्योंकि ईरा सिंघल जो है यूपीएससी के द्वारा ही आईएएस बने, उसके इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बता दिया। यूपीएससी में ये जो है सो एक आईएएस अधिकारी है, प्रशासनिक सेवा की एक आईएएस अधिकारी है, जो कि इनका कितने प्रयास में हुआ था, कितने अटेम्प्ट में, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी चौथे प्रयास में। ये जब चौथा अटेम्प्ट दिए थे, एक बार में नहीं निकला, 2 बार में नहीं निकला, 3 बार में नहीं निकला, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने जो है सो चौथा प्रयास में यूपीएससी को क्वालिफाई कर लिए। यानी इनने आईएएस बनने का प्रयास, मतलब अपने तरफ से जितना एफर्ट हो सका उतना एफर्ट लगाया और आईएएस बन करके दिखा दी कि मैं भी कर सकती हूँ। जबकि इन्हें एक स्कोलियोसिस नामक बीमारी था। क्या था, स्कोलियोसिस, जो कि रीढ़ का हड्डी, जो पीछे कमर वाला जो हड्डी है ना, उस हड्डी में प्रॉब्लम था इनको, इनके बाजुओं में प्रॉब्लम था और इनका बाजू जो है सो, यानी बाह जो है सो सही से काम नहीं कर पाता था, बहुत दिक्कत होती थी इन्हें। लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि मुझे प्रयास करना चाहिए, मैं ये कर सकती हूँ, और इन्होंने कर दिखाया। इन्होंने आईएएस बन करके दिखाया, और कौन से 2014 वर्ष में यूपीएससी द्वारा जो है सो ये आईएएस बने। इस मुकाम को हासिल करने वाली राजस्व सेवा की परीक्षा में इस मुकाम को हासिल करने वाली वह पहली दिव्यांग थी। यानी दिव्यांग यानी कि शरीर से इन्हें प्रॉब्लम था, अपनी बॉडी से इन्हें
स्कोलियोसिस नामक बीमारी था इनके बॉडी में, जो कि बाजुओं की गति को सही से काम नहीं करने देता है। तो इस मुकाम को पहुंचने वाली पहली दिव्यांग महिला थी। इनसे पहले कोई भी दिव्यांग महिला आईएएस अधिकारी नहीं बना था, ना बनी थी। सन 2010 में भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा में सफल होने के बाद शारीरिक अक्षमता के कारण इन्हें अधिकारियों ने पद देने से मना कर दिया था। देखिए, भेदभाव भी कुछ इस तरह से हो सकता है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब इन्होंने राजस्व सेवा की परीक्षा निकाली, भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा निकाली, क्वालिफाई करने के बाद भी इन्हें वो पद नहीं मिला, इन्हें उस पद पे रहने से मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया? क्योंकि इन्हें स्कोलियोसिस नामक बीमारी था, ये दिव्यांग थी, इसलिए इन्हें उस पद से हटा दिया गया, उस पद पे नहीं रहने दिया गया। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। सोचो, ये होता है जुनून, एक ऑफिसर बनने का जुनून। देखिए आप लोग साथियों कि इनको राजस्व सेवा, भारतीय राजस्व सेवा के परीक्षा का सिलेक्शन भी हो गया, सारा चीज क्वालिफाई कर ली, फिर भी इनको पद नहीं मिला वहां पे। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। हार नहीं मानने का नतीजा यह हुआ, यह जो है सो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला रखा ना। उसके बाद जो है वहां पे उसके परिणाम स्वरूप 4 साल बाद इन्हें इनके पक्ष में निर्णय मिला, यानी ये केस जीत गई। और जिसके परिणाम स्वरूप 4 साल बाद इन्हें क्या मिला? इनके पक्ष में निर्णय मिला, इनके ही पक्ष में न्याय हुआ ना। और उसके बाद जो है वो कई निजी कंपनियों के उच्च पद को सुशोभित कर चुकी है, यानी ये जो है सो कई कंपनियों का जो ऊंचा पद है उस पर भी रह चुकी है। और इनको जो है सो फाइनली आईएएस में इनका सिलेक्शन हुआ। आईएएस में ये आईएएस अधिकारी अभी भी है, 2014 बैच का ये आईएएस अधिकारी है, यूपीएससी द्वारा ये क्वालिफाई किए थे। ठीक है साथियों, तो ईरा सिंघल के बारे में हम लोगों को जानने को मिला। ईरा सिंघल कौन थी? ईरा सिंघल किस एग्जाम से क्या कौन सी अधिकारी बनी, ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे साथियों, इसे आप लोग एक मोटिवेशन के रूप में ले, ईरा सिंघल को आप लोग एक मोटिवेशन के रूप में ले साथियों, कि देखिए इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। कोई होता ना दूसरा तो बोलता कि चलो इस तरह का मेरे पास शरीर में प्रॉब्लम है, तो पहली बात तो ये कि वो यूपीएससी तक सोच ही नहीं सकता था। एक आईएएस अधिकारी बनना एक बहुत ही, पहले तो उस बात को सोचना समझना कि यूपीएससी का एग्जाम देंगे, कोई इधर उधर का ऐसे वैसे एग्जाम नहीं है ये, समझे? तो उस तरह का सोच रखना, उसके बाद उसे क्वालिफाई भी करना, उनका सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी इनका प्रयास जारी रखना, ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन के रूप में आप ले सकते हैं, इसे मान सकते हैं कि नहीं, जब वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो आप लोग साथियों जरूर प्रयास करें, अभी पढ़ाई करें, अभी तो आप लोग नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन जब कर लेंगे उसके बाद आप लोग एग्जाम दे सकते हैं और आईएएस अधिकारी, एक डीएम बन सकते हैं, एक जिले का मालिक बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं समानता के लिए आंदोलन। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोग इसे इंस्पिरेशन के रूप में लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे समानता के लिए आंदोलन। समानता के लिए आंदोलन किस तरह का हुआ था ना। देखिए हमारे देश में जो है सो दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी लोग समानता के लिए संघर्ष करते रहे हैं। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे को के साथ भेदभाव किया जाता था, छुआछूत माना जाता था, और बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्रॉब्लम होता था कि भाई तुम नीच जाति के हो तो तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते हो, यहाँ से ये नहीं कर सकते हो, हमसे बात नहीं कर सकते, हमसे मिल नहीं सकते। इस तरह का अजीब अजीब तरह का भेदभाव किया जाता था। मैंने पीछे क्लास में इसे बताया भी है। आजादी की लड़ाई में लोग ब्रिटिश शासन से मुक्ति एवं समाज में व्याप्त असमानता को खत्म करने के लिए आंदोलनरत थे। यानी आजादी के समय जो है सो जब लड़ाई हो रहा था ब्रिटिशर से, ब्रिटिश शासन में, तो वहां पे समानता और असमानता ना, असमानता के लिए जो है सो आंदोलन, समाज में मुक्ति के लिए आंदोलन सभी लोग कर रहे थे कि एक दूसरे को समान नजरिए से देखा जाए, एक नजरिए से देखा जाए, एक दूसरे में कभी भी असमानता ना लाया जाए ना। दलितों, औरतों, जनजातीय समाज और किसानों ने अपने जीवन के उन सभी क्षेत्रों में गैर बराबरी का जमकर विरोध किया। यानी दलित लोग, औरत
जनजातीय समाज और किसानों ने क्या किया कि गैर बराबरी के लिए जम करके लड़ाई किया कि नहीं, मुझे भी बराबर अधिकार चाहिए, सेम अधिकार चाहिए, क्योंकि उसे जो अधिकार मिला है उसे वही मुझे भी मिलना चाहिए। इससे दोनों में जो है सो समान नजरिए से देखा जाएगा, दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा ना। जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए क्या था, जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए किए जाते थे ना, उन्हें नीचा दिखाने के लिए जो है इस तरह का भेदभाव, इस तरह का भेदभाव किया जाता था, और इसीलिए जो है सभी लोग आंदोलन कर रहे थे। मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर काफी संघर्ष किया। मंदिर में उन लोगों को जाने का लिए मना था, लेकिन फिर भी बहुत सारे दलित जो हैं, जो नीचे जाति के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि संघर्ष किया। सभी लोगों ने मिल करके सामना किया इस स्थिति को, परिस्थिति को। महिलाओं ने अपने लिए पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार की मांग की। किसानों और जनजातियों ने जमींदारों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। ये जमींदार उनका कई तरह से शोषण करते थे, यानी महिलाएं जो है सो एक समान अधिकार के लिए, एक समान शिक्षा अधिकार के लिए जो है सो मांग कर रही थी कि जो पुरुषों को शिक्षा दी जाती है उसे भी हम लोगों को भी मिलना चाहिए, हम लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। किसानों और जनजातियों द्वारा जो है सो जमींदारों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया जा रहा था, क्योंकि पहले का क्या होता था कि जमींदार लोग किसान को बहुत ज्यादा तंग करते थे, सिर्फ मजदूरी एक बंधुआ मजदूर बना करके रखते थे। अब आप लोगों को मन में आएगा सर ये बंधुआ मजदूर क्या होता था, बंधुआ मजदूर आपने बोला तो उसे समझाइए। ठीक है साथियों, मैं बताता हूं कि बंधुआ मजदूर क्या होता है। बंधुआ मजदूर उसे कहा जाता था कि पहले क्या होता था ना कि जब भी कोई जमींदार होता था तो उसे जो है सो अपने पास रख करके सिर्फ खाना खिलाता था, एक तरह से सिर्फ काम करवाता था, और उसे ना ही कोई पेमेंट मिलता था, ना ही और कुछ कुछ पैसा वैसा नहीं, सिर्फ जो है उसे खाना पीना खिला करके अपने पास रखना, एक नौकर की तरह, और उससे पूरे अपने खेत जुतवाना, हल चलवाना, ये सारा चीज काम करवाता था। इसे ही क्या कहा जाता है, बंधुआ मजदूर, यानी एकदम जमींदार के अंडर में रह करके एकदम वही काम करना है जो कि जमींदार ऑर्डर करेगा, जमींदार बोलेगा। ठीक है। और इसी को से छुटकारा पाने के लिए जो है सो किसान लोग जो है, किसान भाई लोग, उन लोग जो है सो जमींदारों से उनके लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे कि मुझे इसका हक चाहिए कि मैं एक जमींदार के अंडर में काम ना करूं, अपने अंडर में अपने जो मन करे वो चीज करूं। ठीक है। ये जमींदार उनका कई तरह से शोषण करते थे। उनके इस संघर्ष को हमारे विभिन्न समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेक, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, पंडिता रामाबाई, ज्योतिराव फूले जैसे विचारकों ने काफी बल दिया। मैंने बताया ना आप लोगों को साथियों पहले, ये जो है सो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, राजा राम मोहन राय ना, उसके बाद पंडिता रामाबाई, इन सारे लोग जो हैं सो, इन सभी लोगों ने इसके लिए एकदम संघर्ष किया, हमेशा मदद किया, और हमेशा विचारकों के रूप में जो है सो बल दिया, यानी कि हमेशा जो है सो उन लोगों को सपोर्ट किया कि नहीं, इनको जो है सो ये हक मिलना ही चाहिए और इन्हें छुटकारा मिलना चाहिए ऐसे जमींदार से, ऐसे ये सभी लोगों से, ताकि इन्हें दिक्कत ना हो। भारत 1947 में आजाद हुआ तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो जो समाज में जो है सो नेता, जो हमारे नेता थे, वो समाज में कई तरह के असमानताओं पर विचार किए कि इस तरह का ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान को लिखने वाले लोग भी समाज में होने वाले भेदभाव एवं इसके खिलाफ लोगों के द्वारा किए गए संघर्ष के साथ रहे, के साथ आधार पर किसी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, इस तरह का वो किए। अतः हमारे संविधान में समाज में समानता लाने एवं भेदभाव को मिटाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए। यानी मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हमारे समाज में जिस तरह का समानता था, समाज में
असमानता था, समाज में जिस तरह का भेदभाव था, उसे मिटाने के लिए जो है सो हमारे संविधान में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं साथियों, वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। पहला प्रावधान क्या था? पहला प्रावधान ये था कि भारत का हर नागरिक कानून की नज़र में समान है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, भारत का हर नागरिक कानून की नज़र में समान है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन कानून के नज़र में उसका जो है सो समान वैल्यू है, एकदम बराबर इक्वल वैल्यू है ना। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी धर्म का अगर कोई भी व्यक्ति हो, आदमी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग से हो, जैसे पुरुष पुरुष हो या महिला हो, तो उसके आधार पे उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह पहले कानून में पारित किया गया है ना, पहले प्रावधान में पारित किया गया है इसे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी को ज्यादा अधिकार, किसी को कम अधिकार, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को एक बराबर ओहदे पर रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है और समान अवसर भी प्राप्त है। ठीक है, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत अपराध है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों कि अगर कोई उच्च जाति का है और कोई निम्न जाति का है, तो उसे जो उसके बीच जो है सो छुआछूत, ये एक तरह से अगर उसके साथ कुछ भेदभाव किया जाता है तो वो एक हमेशा अपराध है। हमेशा के लिए इसे जो है सो कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। ये चीज ध्यान रहे, किसी के साथ छुआछूत ना हो ना। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा प्रावधान। दूसरा प्रावधान क्या था? दूसरा प्रावधान है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। यानी राज्य जो है वो धर्म निरपेक्ष है। अब आप लोग के मन में आएगा कि सर ये धर्म निरपेक्ष क्या होता है? आपने तो बोला राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। धर्म निरपेक्ष मीन्स साथियों कि वो किसी भी धर्म को ज्यादा दर्जा नहीं देता है, समान दर्जे देते हैं। जैसे कोई भी राज्य में हो तो उसमें जो है सो एक समान दर्जा दिया गया है, एक ही समान धर्म का जो है सो कोई भी धर्म वहां पे नहीं ये है कि इस धर्म के लोग हैं। जैसे मान लेते हैं राजपूत धर्म, सॉरी, हिंदू धर्म का है आदमी, कोई व्यक्ति है, और एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, तो धर्म मुस्लिम धर्म वाले को ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा या हिंदू धर्म वाले को ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, ज्यादा मान सम्मान दिया जाएगा, ज्यादा छूट दिया जाएगा, या ज्यादा जो है सो अवसर प्राप्त होंगे, ज्यादा अधिकार होंगे, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। सबको समान जो है सो एक अधिकार दिया गया है और राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होता, यही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। राज्य की नजर में सारे धर्म समान है। मैंने बताया ना कि राज्य की नजर में सारे धर्म जो है सो समान है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी धर्म से हो, वो जो है सो सबके साथ एक समान व्यवहार, एक समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, यहाँ के लोगों को अपनी पसंद के धर्म को मानने की आजादी है। राज्य के में जो भी लोग रहेंगे उनको जो है सो अपना धर्म को मानने की, अपनी पसंद के धर्म को मानने की एकदम छूट है, एकदम आजादी है। हमारे देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा देश एक, मैंने बताया ना धर्मनिरपेक्ष देश क्या है होता है, तो उसमें कोई भी धर्म का ज्यादा छूट नहीं है, ज्यादा छूट नहीं है, ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है, ज्यादा अवसर प्राप्त नहीं है। यानी उसका कोई धर्म नहीं जो है सो माना जाता है कि ये धर्म के लिए इतना छूट रहेगा, ये वो रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है सो एक धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। धर्मनिरपेक्षता हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारक है। एकदम सही बात है। अगर धर्मनिरपेक्षता बने रहे, धर्मनिरपेक्षता हमारे देश में है, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पे एकता का एकदम बना हुआ रहना एकदम बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और एकता यानी कि सब एक साथ जुड़े रहेंगे, बंधे रहेंगे, कभी भी एक दूसरे में विविधता नहीं हो, इस तरह का जो है सो एक कारक है। विभिन्न धार्मिक उत्सवों में हम सभी इकट्ठा होते हैं एवं एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैंने बताया ना कि कई भी आप लोग जैसे होली हो, दशहरा हो, ईद हो ना, मुहर्रम हो, बकरीद हो, दुर्गा पूजा हो ना, सरस्वती पूजा हो, छठ हो, इस तरह का जो है सो
जितने भी जो है सो पवित्र पर्व हैं, ये सभी में सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और सबका सम्मान करते हैं। यही एक जो है सो हमारे धर्मनिरपेक्षता का पहचान है। धर्मनिरपेक्षता देश का पहचान है। ठीक है। सभी लोगों को अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार है। ये तीसरा प्रावधान में है। ध्यान से सब लोग सुनते चलेंगे, उसके बाद आप लोग नोट कर लेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो ना। आप लोगों को मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पवन सर मैथ बाय पवन सर एक चैनल है, या फिर पवन सिंह सर करके सिर्फ एक चैनल है, उस पर भी मैं दोनों पे डाल दूंगा। आप लोग दोनों में से किसी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और वहां पे आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं इसको। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त हैं। सरकारी नौकरी में जो है सो सभी लोगों के लिए एक समान अवसर प्राप्त है, एक समान जो है सो अधिकार दिया गया है ना। लेकिन संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार महिलाओं और पिछड़े हुए समुदायों के लिए विशेष कदम उठा सकती है। संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के लिए, ध्यान से सुनिएगा साथियों, महिलाओं के लिए और पिछड़े हुए समुदायों के लिए, जो भी पिछड़े हुए समुदाय के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग जो हैं, उन लोगों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान, विशेष कदम उठा सकती है, विशेष कदम उठाई भी है, जो कि बहुत सारे स्कीम भी है, बहुत सारे छूट भी दिए गए हैं उन लोगों को। वो सिर्फ महिलाओं और पिछड़े जनजाति के लिए है ना। वर्तमान में निम्नलिखित वर्ग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। देखिए कौन कौन से पिछड़े माने जाते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। पिछड़े जनजाति में कौन कौन से? महिलाएं एवं बच्चे। कौन कौन से हैं? महिलाएं एवं बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग और दिव्यांग। ये जो है सो 5 तरह के लोग जो है सो ये सब पिछड़े माने जाते हैं। किसके दृष्टि से? तो सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से जो है ये पिछड़े माने जाते हैं। इसलिए इन सभी को विशेष प्रावधान दिया गया है। हमारी गवर्नमेंट ने इस पे कुछ अलग से छूट दिए हैं। ठीक है। सरकार का यह कर्तव्य है कि कमजोर एवं पिछड़े लोगों को सामाजिक भेदभाव से न्याय दिलाए ना। सरकार का यह कर्तव्य भी है कि पिछड़े और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं और दिव्यांग हैं, जो भी हैं, उन सभी को न्याय दिलाए, सामाजिक रूप से जो है सो सामाजिक भेदभाव से बचाए, सामाजिक भेदभाव से न्याय दिलाए। चौथा प्रावधान है साथियों, हम विभिन्न भाषाओं को सीखने एवं बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आप इंडिया में हैं तो आप यह स्वतंत्र रहिए, निश्चिंत रहिए कि आप किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, किसी भी भाषा को सीख सकते हैं ना। इसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, यानी आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, इसकी भी आज़ादी है। अब ऐसा नहीं है कि किसी को आप गाली देने लगेंगे, किसी को पिटने लगेंगे, किसी को कुछ और बोलने लगेंगे, इस तरह का नहीं। अभद्र व्यवहार ना करके आप किसी के साथ कुछ अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, रख सकते हैं। आप अपनी बातों को किसी के साथ रख सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं ना। अतः हर भारतीय के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। यानी भारतीय के लिए जो है सो समानता का मूल्य जो है सो वास्तविक जीवन का हिस्सा बने हैं और सच्चाई भी बना है ना। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें पूर्वाग्रहों एवं रूढ़िवादिताओं को खत्म करना होगा ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। यानी पूर्वाग्रह में क्या होता था कि एक दूसरे के साथ जो है सो भेदभाव किया जाता था, एक दूसरे पहले ही जो है सो अपना निर्णय ले लिया जाता था, किसी का बात को पूछे या किसी भी बात को समझे। रूढ़िवादी में होता था क्या कि किसी भी के भी बात को टाल करके इस तरह का भेदभाव किया जाता था कि तुम अमीर हो हम गरीब हैं, या फिर हम अमीर हैं तुम गरीब हो, तो तुम यहाँ से मेरे साथ तुम ये चीज नहीं कर सकते हो, वो काम नहीं कर सकते हो, मेरे कुएं से पानी नहीं ले जा सकते हो, मेरे चापाकल से पानी नहीं भर सकते हो। यानी अनेक तरह के जो है सो विविधताएं इस समय भेदभाव देखा गया है ना। तो इसको जो है सो पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिताओं को भी खत्म करना होगा, क्योंकि यह हमारे समाज में जो है सो एक विरल परिस्थिति ला सकते हैं। ये समाज को
असमानता के साथ घोल सकते हैं, मिला सकते हैं। इसलिए सामाजिक समरसता बने रहे, इसके लिए पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिताओं को खत्म करना पड़ेगा। चलिए साथियों, आपका चैप्टर हुआ समाप्त, इति अध्याय समाप्त। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ जानने योग्य शब्द हैं, कुछ वर्ड मीनिंग है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप लोग इसे याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और ये जो मैंने ये सारा आप लोगों को बताया ना, ये सारे जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, ताकि आप लोगों को काम दे, कहीं भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भेदभाव, अब हम लोग सीखते हैं वर्ड मीनिंग। कुछ भेदभाव को बोला जाता है इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है? भेदभाव। ठीक है। कम्युनिटी मीन्स होता है समुदाय। नोट कर लीजिएगा, आप लोग कॉपी में याद भी कर लीजिएगा। उसके बाद पूर्वाग्रह, प्रीजज ना, सॉरी, प्रीड्यूस, वन सेकेंड। स्ट्रगल मीन्स क्या होता है? संघर्ष। प्रीजुडिस, मेरा जीव नहीं उल्टा रहा है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। पूर्वाग्रह का इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह को प्रीजुडिस। प्रीजुडिस मीन्स क्या होता है? पूर्वाग्रह। स्ट्रगल मीन्स क्या होता है? संघर्ष। कास्ट मीन्स होता है जाति। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है रूढ़िवादी। अनटचेबिलिटी मीन्स क्या होता है? अस्पृश्यता। और इक्वालिटी मीन्स होता है समानता। ये आप लोगों को याद रखने कुछ वर्ड मीनिंग थे, आप लोग जरूर इसे याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे कॉपी में। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे देखें साथियों, ये जो है आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोग में ऊंचा नीचा का भेदभाव क्या उत्पन्न करता था? रूढ़िवादी या फिर पूर्वाग्रह क्या था? ये सारा आप लोग भरते जाएंगे, अपना बनाते जाएंगे। मैंने जिस तरह से पढ़ाया है, किसी को भी कंजूस मानना पूर्वाग्रह कहलाता है या रूढ़िवादी कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नोट करते जाए, भरते जाना, आप लोग अपने कॉपी में बनाते चलेंगे। ठीक है, इसे बना लेंगे ताकि आप लोगों को आपका चैप्टर कंप्लीट रहे। खाली स्थान हमें लोगों के विशिष्ट गुणों को देखने से रोकता है। रूढ़िवादी या फिर पूर्वाग्रह क्या रोकता है? भारत में सभी व्यक्ति को समान खाली स्थान एवं खाली स्थान प्राप्त है। इस तरह से आप लोग इसे फिलअप कर लेंगे, देख लेंगे क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया। मैंने अभी बता दूंगा कितना क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, चारों बता दूंगा। आप लोग अपने से कुछ मेहनत नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है, मैंने हिंट कर दिया है कि रूढ़िवादी भराएगा या फिर पूर्वाग्रह भराएगा। आप लोग अपने से पढ़ करके और कर लेंगे। जहां भी दिक्कत हो आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, मेरा जो वीडियो है उसे देख करके समझ सकते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोग अपने से भिन्न लोगों के प्रति किस प्रकार की धारणा बनाते हैं? समाज में लड़का एवं लड़की से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा क्यों रखी जाती है? भारत में समानता के लिए आंदोलन करने वाले किन्हीं 4 नेताओं के नाम लिखिए। मैंने भी बताया कुछ देर पहले। पूर्वाग्रह किस प्रकार सामाजिक भेदभाव उत्पन्न करता है? विभिन्न प्रकार के सामाजिक अंतरों को बताएं ना। इस तरह का सारा जो क्वेश्चन है ये सब लोग आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे। और आप लोगों को ये जरूर बना लेना है ना, ये चर्चा करें ये सब पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा में कोई 2 अंतर लिखिए। इस तरह का सारा क्वेश्चन आप लोग सारा ये सब बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हुआ खत्म। आज का क्लास यहीं तक। कल से हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जो कि है डायन कुप्रथा। क्या पढ़ना है आप लोगों को? डायन कुप्रथा। अध्याय नंबर 3 जो है डायन कुप्रथा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप लोग उसे कल से जरूर पढ़ें और इसे तो आप लोग अच्छे से देख ही लें। इस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे, जो नहीं देखेंगे। सामाजिक भेदभाव अध्याय नंबर 2 का जो है सो ये 3 टॉपिक मैंने डील किया था पिछले क्लास में। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? समानता के लिए आंदोलन। ये सारा जो है सो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो आज का क्लास यहीं तक। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।